वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे अध्याय की बात करेंगे जो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई है। पहले अध्याय जो आमुख से संबंधित था और उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम देख चुके हैं। आज हम पहले चैप्टर पे बात करेंगे जिसमें जो भी फैक्ट हैं, जो बार बार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हुए साथ साथ चलेंगे। और जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो नगेंद्र की साहित्य के इतिहास की बात कर लें, चाहे शुक्ल के इतिहास की बात कर लें, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के आदिकाल और हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की बात कर लें, या राम कुमार वर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी वाली किताब की बात कर लें, ये सभी जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है, या बच्चन सिंह, उनको भी भूलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बच्चन सिंह से आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी से। अगर शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की बात करें वो तो आधार ही ग्रंथ है साहित्य के इतिहास का, लेकिन बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी से इस समय हर परीक्षा में प्रत्येक जो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पत्र हैं उनमें प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो इस वजह से हमें ये पुस्तक पढ़ना ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। उसी कड़ी में आज हम पहले अध्याय को देखेंगे। तो चलते हैं, क्योंकि आगामी सभी परीक्षाएं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ले राजस्थान में, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएचईएससी जिसका फॉर्म तो कब का भरा गया, अब जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है एग्ज़ाम शुरू होने की, और चाहे जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी किसी भी स्टेट की, चाहे DSSB, अभी एकलव्य मॉडल स्कूल का भी फॉर्म भरा गया है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ की गई है। तो आज पहले अध्याय पे चलते हैं कि इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन का क्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है। यहाँ पे शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन को दिखाया गया है, पर यहाँ थोड़ा संशोधित कर दिया गया है इस पुस्तक में, क्योंकि उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल और उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो इस पुस्तक में इन्होंने संशोधित क्या किया कि जो समय है, शुक्ल जी ने इसे 1050 से 1375 माना है आदिकाल के समय को, और भक्ति काल के समय को 1375 से 1700 का समय माना है। रीति काल के समय को 1700 से 1900 और गद्य काल आधुनिक काल के समय को कब से माना है, 1900 से 1984 तक संवत। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा परिवर्तन हमें दिखता है कि किस प्रकार से रामस्वरूप चतुर्वेदी और शुक्ल जी में अंतर है। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कालों की घटती अवधि 350, 300, 200 वर्ष। आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में 325, 200 और 85 वर्ष साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इसका मुख्य कारण क्या है? संचार साधनों की तीव्रता और मानवीय संपर्क की बढ़त। अगर आधुनिक काल के अब तक के 150 वर्षों में कई रचना युग देखे तो बीत चुके हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, नई कविता, नव लेखन युग नाम दिए गए हैं। जो बच्चे इस चैनल पे जुड़े होंगे और जो नए होंगे, मतलब जो अभी साहित्य पढ़ना शुरू किए हैं, प्रारंभ किए हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो उनको तो पता ही होगा। जो नहीं पढ़ रहे होंगे तो भारतेंदु युग क्या है, द्विवेदी युग क्या है, छायावादी युग, प्रगति युग, नई कविता, नव लेखन, इनकी प्रवृत्तियाँ क्या रही, इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इनको भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि चाहे पढ़ रहे हो पुराने विद्यार्थी हो या नए विद्यार्थी हो, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से लेखक भारतेंदु युग से संबंधित है, कौन से द्विवेदी युग से हैं, या उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इसको भी देखना जरूरी हो जाता है। कालों की घटती अवधि एक और है तो दूसरी ओर विवेचन का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार। शुक्ल के इतिहास के संशोधित और प्रवर्धित संस्करण में अनुक्रमणिका को निकाल देने पर कुल 630 पृष्ठ हैं, और इन पृष्ठों में काल विवेचन का बंटवारा इस प्रकार से दिया है जो कि बहुत जरूरी नहीं है। दूसरा है कि उसी में टॉपिक है कि इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर विरोधों में से एक यह है कि तराना ए हिंदी के गायक, अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीषी डॉक्टर इकबाल
कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक प्रस्तावकों में हुए, पर यह अंतर्विरोध का मूल गुण आचार्य शुक्ल के प्रयोग में विरुद्धों का सामंजस्य हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है और हो सकता है कि परीक्षा में या फिर इंटरव्यू में सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा। यूं अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृति मात्र का लक्षण है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है, पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राण धारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति उसे हुई थी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह बात ध्यान से देखने पर हिंदू मानसिकता की वह शक्ति है जो अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समाये हुए है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यहाँ दिखाया गया कि हिंदू संस्कृति मतलब किस प्रकार से कितनी संस्कृतियां यहाँ आईं और सब उसी में विलीन होती गईं, पर कोई भी हिंदू संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। इन अंतर्विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसीलिए मिली कि वह किसी धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्ति विशेष पर अनिवार्यता आस्था लाने का आदेश नहीं देता है। कितनी खूबसूरत बात कही गई है हिंदू धर्म के संदर्भ में कि हिंदू मानस शायद इसीलिए मतलब ऐसा है क्योंकि या हिंदू धर्म की बात कर लें कि वो किसी धर्म ग्रंथ विशेष और किसी व्यक्ति विशेष को अपने आस्था के उसमें नहीं ले आता है। इसीलिए आस्तिक नास्तिक ब्राह्मण शैव मूर्ति पूजक और प्रतिमा भंजक सब उसके प्रवाह में शामिल हैं। तब अंतर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको समन करने का आदी होता गया है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया, एक ऐसी हस्ती जो यूनान मिस्र और रोम के मिटने पर भी बराबर बनी रहती है। हिंदू मानस के अनेक अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। तत्व चिंतन की सूक्ष्मतम भावभूमि अद्वैत की परिकल्पना में है, जहाँ संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता की ही विविध रूपाभिव्यक्ति है। यह अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगी। वहीं जाति प्रथा का स्थूल रूप जन्म पर आधारित जाति के मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनायास गणित की अंतर्राशि की ओर संकेत करता है कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है और यह व्यंग नहीं व्यावहारिक सच है। तो एकत्व का परम अद्वैत में और वैविध्य की बाहर जाति प्रथा में ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। इसी तरह दैव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हैं। कुछ ऐसा ही अंतर्विरोध भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में मिलता है। एक और रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन है तो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुंचता है, और दूसरी ओर अलंकारों और ध्वनियों का स्थूल तौर पर विभाजन और वर्गीकरण है, जो बाबू गुलाब राय को ठीक ही हिंदू जाति प्रथा का स्मरण दिलाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या अल्लाह गौड़ों में भी और वाला किस्सा याद किया है। हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छद्म वेशधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौड़ों में भी। और मैं उन भेदों को गौड़ों तक यानी मोटे मोटे भेदों तक सीमित रखूंगा। सिद्धांत और अध्ययन पुस्तक ध्वनि और उसके भेद किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की। अपने चिंतन में ही नहीं अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। हमारे दो आदि काव्य रामायण और महाभारत अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आदर्श की चरम गाथा है तो दूसरी यथार्थ का नग्न रूप। कथा का मूल ढांचा दोनों जगह भारतीय हिंदू परिवार में भाइयों के आपसी संबंध पर टिका हुआ है, पर इन संबंधों की दिशा अलग अलग है। रामायण के भाई इस बात के लिए तत्पर है कि दूसरा गद्दी पर बैठे, जबकि महाभारत के भाई दूसरे को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते हैं। क्या यह एकदम आकस्मिक है कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के इतने प्रतिरोध में हो? क्या हिंदू मानस के चरम अंतर्विरोध का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? इन दोनों छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। अंतर्विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की यह क्षमता अब तक चली आती है। तभी तो संभव हुआ कि इस देश को एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था, और दूसरा
देश के फिर से संविधान होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने रचा। मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था या नहीं जैसा था, अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। इतिहास चक्र की यह विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिकों को परेशान करने वाली है और तब समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर विरोधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धर्म सामान्यतः जीवन को धारण करे तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात तब है कि उसमें जीवन के अंतर विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए। धारण करने की शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल ग्रहणशीलता और प्रवाहमानता दी है। यह ठीक है कि इस संस्कृति का मूलाधार आर्य संस्कृति रही, पर बहुत बड़ा अंश आर्येतर सभ्यता का है, आगमों का है, बौद्ध, जैन और सिखों का है, फिर इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव हैं। यह सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की धारा बनती है, जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रसन्न आशंसा का कारण होती है। अंतर विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही है। हिंदू देवमाला में इसीलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए जिनमें अंतर विरोधों को धारण करने की क्षमता थी। इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी वैसे ही भोगी, ज्ञानी और भोलेनाथ, कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनके विरोध तत्व का आभास ही नहीं होता। इन विरोधों और उनकी समरसता के बीच से इस देश के दार्शनिकों और मनीषियों ने जीवन की एक समग्र, समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। हिंदू भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता। भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और उनमें व्यवहृत 18 बोलियों के वैविध्य को, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती हैं, हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है। हिंदी के स्वरूप के संबंध में इसीलिए वैचारिक द्वैत की भावना ग्रियर्सन में जगह जगह दिखती है। भाषा सर्वेक्षण की भूमिका भाग में वे लिखते हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, तो ग्रियर्सन की है। बेहद इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी, जीडीसी कहीं तो पूछी हुई है कि भूमिका में वे लिखते हैं कि इस प्रकार यह कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांठे में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वत्र हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शासन की भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा भाषी हैं, अतएव व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाए। यह सब होते हुए भी तथाकथित हिंदू की इन बोलियों की जब भाषा शास्त्री परीक्षा करता है और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है, तो इनके मुहावरे तथा गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये लाइन है और ये क्या पता कि किसी आगामी परीक्षा में सीधा सीधा उठा करके रख दे और पूछे कि ये किसकी पंक्ति है, कहाँ से ली गई है, किस रचना से उद्धृत है। ठीक, ग्रियर्सन के काफ़ी पहले विलियम कैरे 1815 में इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखा है कि इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा। यहाँ स्मरणीय है कि कैरे का भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है और साथ ही बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया है। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियाँ, कितनी बोलियाँ हैं? 18। ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये तो बार बार किसी भी परीक्षा, नेट, जेआरएफ या हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में देखेंगे तो एक प्रश्न इससे तो पूछा ही जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी और राजस्थानी में मेवाती, अहिरावटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। इस प्रकार कुल 18 बोलियां हो गई। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों में विकसित हुई हैं।
बोधगम्यता के संदर्भ में तो ग्रियर्सन ने कहा है कि झांसी जिले के किसान अर्थात बुंदेली बोलने वाले को गोरखपुर जिले के किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वाले से बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और भोजपुरी के अंतर प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त ने परसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। पश्चिमी में भविष्यत काल के लिए ह और ग प्रत्यय हैं, पूर्व में ब। दूसरी ओर पूर्व के भूतकाल में प्रयुक्त अल इल प्रत्यय पश्चिम की बोलियों में नहीं है। अस्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वह बंगला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा कि तथाकथित हिंदी की बोलियां। यह स्पष्ट है कि ग्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से समृद्ध नहीं मानते हैं। इसको बहुत ही खूबसूरती से गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक में बहुत ही अच्छे से समझाते हुए दिया गया है, तो उसको वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण की 5 अलग अलग जिल्दों में वर्णित हुई है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की तीनों बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य हैं। और तब यह अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों का केंद्र उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना है। जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखना पड़ेगा। और इतने पर भी कवि के शब्दों में कुछ बात है कि इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेष को पहले भी हिंदी, हिंदवी, हिंदुई कहा जाता था और आज भी हिंदी कहा जाता है। कबीर और मुल्ला वजही, जायसी और तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, निराला और अज्ञे समान रूप से और समभाव से हिंदी के कवि हैं। इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है। यह ठीक है कि इन बोलियों में से दक्कनी भाषिक रूप में हिंदी के निकट है, पर साहित्यिक संदर्भों में उर्दू के। इसके पीछे कई कारण है जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम में कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या कि प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एक रूपता बराबर रही है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में वे लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन लिखता है? ग्रियर्सन लिखते हैं कि यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के युग में भी अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा। बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते, किंतु वास्तव में यह तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बंगला की बहिन है और पश्चिमी की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। भारत का भाषा सर्वेक्षण भूमिका भाग पृष्ठ संख्या 274। जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ही देते हैं, पर बिहार की भाषिक स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बंगला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी है कि वहाँ के निवासी अपनी काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप में चुनते हैं और उनकी जातीय पाठ्य रचना तुलसीकृत रामचरितमानस है, न कि कोई बंगला काव्य। और यही काव्य भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से ही नहीं हो, श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। बहुत खूबसूरत बात है और इस रूप में वह पूरे जनमानस को परस्पर जोड़े रहती है। एक और जन बोली से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर उसे परिष्कार देती है। ये भी पूछी हुई लाइन है, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी जा चुकी है। और दूसरी ओर उसे परिष्कार देती है। तुलसी के बारे में एक रोचक किंवदंती यह है कि रामचरितमानस पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे, पर जितना वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम जन भाषा में रचना करो और वही स्थायी होगी। फिर तुलसी ने अपनी कथा को भाखाबद्ध किया। यहाँ काव्य भाषा की प्रसरण शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ के समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा का आधार हर युग में एक रहा है। कभी आरंभ में वह खड़ी बोली था तो कभी खड़ी बोली और ब्रजभाषा का मिला जुला रूप, फिर मध्यकाल में ब्रजभाषा और अंशतः अवधि, और अब आधुनिक काल में यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ है। कुमायूं से सुमित्रानंदन पंत, बैसवाड़े से निराला, ब्रज क्षेत्र से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर उस नए काव्य आंदोलन को जन्म देते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है कि अलग अलग जगहों के से आकर के खड़ी बोली में ही
लिखते हैं। अगर देखें तो कुमायूं से पंत, बैसवाड़े से निराला और ब्रज क्षेत्र से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र के प्रसाद, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए भी इनकी रचना का आधार क्या है? खड़ी बोली ही है, जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि बनता है। छायावादी कविता इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हैं जो घुल मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गए हैं। हिंदी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह समान काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन और वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख हैं। राजनीति क्षेत्र के विचारकों में राम मनोहर लोहिया का ध्यान इस ओर गया। उर्दू जो बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप है और हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है। यहाँ स्मरणीय है कि यह अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। अलगाव का यदि कोई आधार रहा हो तो यह कि उर्दू दरबार से जुड़ी रही, यद्यपि बाजार से भी उसका संबंध बराबर बना रहा, और हिंदी विविध बोलियों के रूप में जनसाधारण में प्रयुक्त होती रही। जो ये यहाँ से ये जो पंक्ति दी हुई है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कायस्थ जैसी हिंदू जाति दरबार से संबंध होने के कारण उर्दू प्रयोग में अग्रणी रही और खत्री तथा अग्रवाल जैसे व्यापारिक जातियां अपने आवागमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रहीं। एक ही खड़ी बोली के दो रूप यूँ अलग अलग ढंग से संस्कारित और प्रचारित हुए। कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया, पर अलगाव हिंदू मुसलमान के आधार पर कभी नहीं हुआ। जायसी, रहीम, रसखान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते हैं और हिंदुओं में चकबस्त, सरशार, फिराक उर्दू परंपरा के श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। जैसा कहा गया कि हिंदी उर्दू में अंतर बोलचाल के स्तर पर नहीं है, अंतर साहित्य के स्तर पर है। कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ छंद विधान को लेकर, पर अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विविध में अंतर के कारण सांस्कृतिक और दरबारी अनुषंगों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूपों उर्दू और खड़ी बोली हिंदी लेखकों विशेषतः ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया। यह तिरस्कार सूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली मात्र के लिए था। इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण फिर उर्दू ने वर्णिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया। काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण उर्दू की विशेषता यह थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों को एक साथ साधा था। वह उच्च संस्कृति से जुड़ी थी, पर अपने नाम के अनुरूप लश्कर के बाजार से भी। यूँ उसका बोलचाल का रूप कविता में भी बराबर सुरक्षित रहा। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता था, कहा जाता है, और यह एक अत्यंत मौलिक तथा गुणात्मक अंतर है। यही कारण है कि जिससे उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे से उपजती है, न कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जाता, बनाया जाता है। उस दृष्टि से यह अंतर्विरोध भी रोचक है कि उर्दू जो व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे अलग हो जाती है, और मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरणिक आधार पर अपेक्षाकृत अलग हैं, काव्य भाषा के स्तर पर एक साहित्य का निर्माण करती है, जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके आगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।